दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे एक दर्शक ने 2 दिन पहले मेरे को ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं एल टी एडवांस 4G प्लस ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊं कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाता हूं जिससे आप मेरे दर्शक उनको ये समझ में आएगा कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता कैसे है और ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं ऑपरेटर्स और जो वेंडर्स हैं इनका एक्चुअली मतलब क्या है। तो ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको पूरा का पूरा जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, नेमिंग कन्वेंशन पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने एक जेमिनी के ऊपर में कैनवास यूज करके ये एक डैशबोर्ड बनाया है। तो ये हमको मदद करेगा ये पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए, और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो खुद भी इसको देख सकते हैं क्योंकि पब्लिक लिंक होगा। तो टाइटल ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज वायरलेस टेक्नोलॉजिकल पैराडॉक्स, हाउ इनविजिबल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो हम सब कुछ समझेंगे, यहाँ फिजिकल कंस्ट्रेंट समझेंगे, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन समझेंगे और ग्लोबल स्केल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी समझेंगे। अच्छा दोस्तों, जो पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स क्या है कि ये जो सामने आपको एक चीज जो ब्लॉक डायग्राम नजर आ रहा है दोस्तों, ये है आपका डिवाइस जो आप हैंडसेट जो आप यूज करते हैं। अब ये हैंडसेट के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये हैंडसेट हम लोगों को ओन करना पड़ता है, मतलब वी हैव टू बाई दैट हैंडसेट। और ये सारी की सारी जो चैलेंजेस हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करने के, बनाने के, ये सब इनोवेशन इस हैंडसेट के अंदर में बिल्डअप होता है जिससे कि ये चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके। तो ये हैंडसेट के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर ये हैंडसेट बिना किसी कोलैबोरेशन के, बिना किसी थॉट प्रोसेस के अगर ये ऐसे ही बना दिया जाए तो ये इतना महंगा हो जाएगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम चैलेंजेस समझते हैं कि किस कारण से चैलेंजेस इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं जो हैंडसेट के डिवाइस डिजाइन को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसके लिए क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो पहला तो फिजिक्स के चैलेंजेस हैं। तो पहला क्या होता है, द इंटरफेरेंस वॉल। अभी इंटरफेरेंस वॉल क्या है दोस्तों, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वायरलेस स्पेक्ट्रम का एक चंक यूज करते हैं, सारा स्पेक्ट्रम तो यूज नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम वेस्टेज नहीं होना चाहिए तो एक के बाद एक ऑपरेटर कैस्केडिंग में रहता है, मतलब एक ऑपरेटर यहां, उसके बाजू में दूसरा ऑपरेटर। अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर पास पास में होते तो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है कि इसका फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा हो कि इंटरफेरेंस ना करे। तो ये एक सबसे बड़ा फिजिकल जो इंटरफेरेंस वॉल का जो चैलेंज है। और दूसरा जो है प्रोपागेशन का प्रॉब्लम है। क्या प्रोपागेशन का, लो फ्रीक्वेंसी बैंड ज्यादा दूर तक जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कम दूर तक जाता है। तो आपको टेक्नोलॉजी को ऐसे मॉडिफाई करना पड़ता है कि ये जो प्रोपागेशन की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सके बीम स्टीयरिंग से, बीम शेपिंग वगैरह से। तो एक ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रम है। हर रीजन के अंदर में अलग अलग स्पेक्ट्रम यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके लीगेसी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कोई डिफेंस का जो उनका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो कुछ बैंड्स जो है और डिफेंस इक्विपमेंट इतनी आसानी से शेयर नहीं होते वर्ल्ड वाइड, और कोई हार्मोनाइजेशन नहीं होता। तो इस कारण से अमेरिका के कुछ अलग बैंड्स होंगे, यूएस यूरोप के कुछ अलग बैंड्स होंगे, एशिया के, इंडिया के कुछ अलग बैंड्स होंगे। ये सब हैंडसेट को मैनेज करना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फिर रोमिंग, ग्लोबल रोमिंग करना पड़ता है। जो आप जैसे होम में 5G यूज कर रहे हैं, फिर रोमिंग में 4G यूज करेंगे, फिर लीगेसी डिवाइसेस होंगे, तो आप कहीं भी देश में जाएंगे तो आपका डिवाइस काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद में जो ऑपरेटर्स हैं उनको मोनिटाइज भी तो करना है ना। तो टेक्नोलॉजी को कैपेबिलिटी देना पड़ेगा कि वो मोनिटाइज कर सकें, फास्ट वीडियोस दे सकें, रिलायबल IoT दे सकते हैं, क्रिटिकल SOS दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के पास में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सारे सर्विस डिलीवर कर सके वो हैंडसेट में। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए डिवाइस बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उसमें बहुत माइनर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगाने पड़ते हैं, बैटरी भी लगाना पड़ता है जैसे कि वो काम कर सके, आपको बार बार चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये है आपका वायरलेस पैराडॉक्स। अब एक एक जो है ढांचे को, जो इंपॉर्टेंट ढांचे को अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो पहला तो ये समझेंगे कि ये जो वायरलेस ट्रायड क्या है, इसके अंदर में ITU का क्या रोल है, 3GPP का क्या रोल है और इंडस्ट्री का क्या रोल है। क्या ये सारी एजेंसीज जो है ये क्या रिडंडेंट है, ये फालतू में जो है इतनी सारी एजेंसीज की क्या जरूरत है, ITU क्यों बीच में आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि
स्पेक्ट्रम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए हार्मोनाइजेशन के लिए ग्लोबल एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है। वो आईटीयू करता है। और आईटीयू क्या करता है? टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी का एक विजन तैयार करता है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का एक 10 साल का जो है रोड मैप जो है विजन का होता है। जैसे अभी जब जब 3G आया था तो IMT 2000 आया, उसके बाद में 4G आया तो IMT 2020 या फिर IMT एडवांस आया, IMT 2010 आया, उसके बाद IMT एडवांस आएगा। ऐसे करके जो है आईटीयू को जो है टेक्नोलॉजी के विजन्स बनाने पड़ते हैं, और वो जो टेक्नोलॉजी के जो कैपेबिलिटी का जो है जो वो है जो माइलस्टोन्स हैं उसको डिफाइन कर देता है। ठीक है, मतलब इट एक्चुअली डिसाइड्स द गोल्ड पोस्ट। उसके बाद में 3GPP आता है पिक्चर में। अब 3GPP इज ए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो उसका काम क्या होता है? वो जो है सड़क को तैयार करता है जिससे कि सर्विसेज डिलीवर हो सके। अब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का काम क्या है? स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का काम यह है कि ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाना जो कि हर कंट्री में चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इंडिया से जो है यूएस में जाऊं तो मेरा हैंडसेट काम करना बंद कर दे। तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड बॉडी के ऊपर ही जो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो मान लीजिए आपने कोई वायरलेस का कोई इनोवेशन किया, और वो इनोवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना स्टैंडर्ड काम नहीं कर सकता, तो आपको वो स्टैंडर्ड बॉडी में जाके आपका इनोवेशन को शेयर करना पड़ेगा और एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा जो इनोवेशन है इसमें जो रॉयल्टी की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं ऐसे लूंगा जिससे कि बाकी पूरा स्टैंडर्ड का जो ढांचा कोलैप्स ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं जो है यूनिलैटरली रॉयल्टी रेट्स डिसाइड नहीं कर सकता। मैं जो है बाध्य हो जाऊंगा कि मैं अपना जो मैंने जो वायरलेस इनोवेशन किया उसके लिए जो मेरे जो मोनेटाइजेशन का जो रास्ता होगा वो रास्ता रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रेंड एग्रीमेंट। और इंडस्ट्री इसी को फॉलो करके ये स्टैंडर्ड को यूज करके प्रोडक्ट बनाती है, और जिसके इनोवेशंस होते हैं उनको वो रॉयल्टी पे करती है। तो ये होता है वेंडर्स विल बिल्ड द कार। अब एक एक चीजों को समझते हैं कि कैसे काम करता है, क्या क्या इश्यूज आए हैं, उस कारण से टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये हमको समझने में मतलब मदद करेगा कि आने वाले जो स्टैंडर्ड्स बने हैं, जो टेक्नोलॉजी के नॉर्मल फीचर बने हैं 4G 4G प्लस 4G एडवांस, ये क्यों जो है यूज हुआ है। तो पहला तो है कि 3G वर्सेस OFDM में। अब 3G का क्या प्रॉब्लम था दोस्तों? 3G में ये था कि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम जो कि करीब 5 मेगाहर्ट्ज का था, वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम साइमल्टेनियसली यूज होता था, और ये नैरो बैंड था। अब इस तरह से टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया था कि हर जो है यूजर पूरा का पूरा ब्लॉक एट ए टाइम यूज करता। इसके लिए क्या होता था दोस्तों कि फिल्टर पूरा बनाना पड़ता। और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी कि यहां से लेकर इंटरफेयर नेबरिंग बैंड्स में जा सकता है, तो उसके लिए आप इस ब्लॉक को बड़ा नहीं कर सकते थे। मतलब आप 5 मेगाहर्ट्ज को 10 मेगाहर्ट्ज नहीं कर सकते थे या 15 मेगाहर्ट्ज नहीं कर सकते, तो आपका थ्रूपुट कम हो जाता था। मतलब जितना बड़ा ब्लॉक उतना थ्रूपुट। अब OFDM में जैसे 4G आया, स्पीड की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो OFDM का एक टेक्नोलॉजी आ गया। उसने क्या किया कि इसको जो है पूरा का पूरा 5 मेगाहर्ट्ज को 20 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि आपका फिल्टर डिजाइन को इस तरह से करना, क्योंकि फिल्टर यू कैन नॉट हैव फिल्टर्स विच है वेरी शार्प कट ऑफ, तो उन्होंने क्या किया, इसको स्लाइस कर दिया छोटे छोटे टुकड़े में, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी को। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि फिल्टर डिजाइन बड़ा आसान हो जाता है। और अगर आपको रिसोर्सेज जो है आपको एलोकेट करने यूजर्स को, साइमल्टेनियसली मल्टीपल दीज ब्लॉक्स कैन बी असाइंड, है ना। जैसे अगर ना 5 ब्लॉक्स जो है यूजर को दे दिया या 6 ब्लॉक यूजर को दे दिया, तो डिपेंडिंग अपॉन इट थ्रूपुट स्पीड रिक्वायरमेंट वो मल्टीपल जो रिसोर्स ब्लॉक यूज कर सकता है। इस तरह से जो है 4G ने ये जो 3G का जो नैरो बैंड की जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम किया। अब दोस्तों क्या है कि फ्रैगमेंटेड स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम की जो क्वांटम है वो डिफाइन होती है, आप बड़ा नहीं कर सकते उसको। तो आपको अलग, जैसे मान लीजिए 600 मेगाहर्ट्ज बैंड, 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 800, 900, 2100, 1800, 2300, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स होते हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक साइज ऑपरेटर को मिलता है। और सिंस अगर इसको स्टैंड अलोन यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, स्पीड जो है थ्रूपुट कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको मिला के एक लॉजिकल ब्लॉक बनाना पड़ता है, जिससे कि ये सारे ब्लॉक ऐसा लगे कि इट इज वन। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, देखेंगे ये सारे जो है, तो इससे क्या होगा कि एग्रीगेटेड स्पीड जो है अचानक बढ़ जाएगा आपका। तो इसको बोलते हैं कैरियर एग्रीगेशन। तो जो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम थे जो अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड में थे, टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको आपने एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया लॉजिकली, नॉट फिजिकली, लॉजिकली। इससे आपका
थ्रूपुट जो है काफी बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ फ्रैगमेंटेड स्पेक्ट्रम, इसको रिजॉल्व करने का तरीका। उसके बाद में दोस्तों एक और प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं शैनन लॉ। अब शैनन लॉ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक पाइप है जिसमें पानी जा रहा है। अब पाइप का जो कैपेसिटी है उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटी। उसी तरह से एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ वायरलेस स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर कैपेसिटी को डिफाइन करेगा, उससे ज्यादा स्पीड आप थ्रूपुट दे नहीं सकते। तो मान लीजिए आपके पास एक एंटीना है बेस स्टेशन में और एक एंटीना आपका हैंडसेट में है और एक चैनल है, तो आपका थ्रूपुट जो है एक पर्टिकुलर रेट पे जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप थ्रूपुट बढ़ाएंगे कैसे? आप थ्रूपुट बढ़ाने के लिए आपको 2 एंटीना कर दीजिए, बेस स्टेशन में 2 एंटीना और डिवाइस के अंदर में 2 एंटीना, तो 2 अलग अलग पाथ हो गए, तो आपका थ्रूपुट डबल हो गया। और आपको अगर 4 गुना करना है तो आप 4 एंटीना यूज कर लिए। इसको बोलते हैं माइमो 4x4 और माइमो 2x2। तो इसको इससे तरीके से आप 4 अलग अलग पाइप सेम रेडियस के पैरेलली रन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो ये हो गया आपका बीटिंग द शैनन जो लिमिटेशन ऑफ वायरलेस स्पेक्ट्रम। इस तरह से आप जो है अनलिमिटेड कैपेसिटी ड्राइव कर सकते हैं विद इन द सेम स्पेक्ट्रम ब्लॉक। मतलब इसमें स्पेक्ट्रम ब्लॉक आपने चेंज नहीं किया, आपने क्या किया, उसी स्पेक्ट्रम ब्लॉक में मल्टीपल पाइप्स डाल दिए, बहुत मल्टीपल वायरलेस पाथ डाल दिए डिफरेंट एंटीना यूज करके। अच्छा, उसके बाद में जो 5G में क्या करना पड़ता है आपको, स्लाइसेस बनाने, क्योंकि अभी 4G के अंदर में स्लाइसेस बनाने का कैपेबिलिटी नहीं था। अगर अलग अलग यूजर्स को अलग अलग सर्विसेज देना है, आपको अलग अलग SLA देना है, तो आपको जो है जो उसी स्पेक्ट्रम ब्लॉक में लॉजिकल स्लाइस बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक यूजर जो है दूसरे का जो है जो यूसेज को थ्रॉटल कर देगा। तो आपको चाहिए प्रायोरिटाइजेशन, जैसे हम आपको मतलब कोई किसी को प्रायोरिटी देना है, तो उसके लिए जो है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग के कैपेबिलिटीज जो है डेवलप हुआ है। अब दोस्तों आप समझते हैं दोस्तों, ये यूनिफाइड रोड मैप जो व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर है। अब ITU ने क्या किया, पहले उन्होंने IMT 2000 बनाया। ये क्या था, उसका डेफिनेशन क्या था, 3G का डेफिनेशन था, टारगेट क्या था 2 Mbps स्पीड, और फोकस क्या था, इमेज एंड ईमेल। तो पहला तो IMT 2000 बना, ये ITU का विजन था, डॉक्यूमेंट था, इसके ऊपर में सारे टेक्नोलॉजी बनने थे। तो इसको कंफर्म करने के लिए इंडस्ट्री ने पहले अपना टेक्नोलॉजी बनाया WCDM में 3G। अब इसको मैं इसकी क्या थी, डेटा जो है स्पीड था 384 किलोबिट्स पर सेकेंड फर्स्ट वीडियो कॉल, ठीक है ना। अब इसमें फुल्ली मेट ITU विजन तो उन्होंने पूरा बना लिया था जो ITU के विजन में, पर ये जो 2 MB का जो है वो उन्होंने नहीं बनाया, 2002 पे आया। उसके बाद 2008 में HSPA+ आया। HSPA+ का क्या काम था, उसने क्या किया कि पीक स्पीड 42 Mbps कर दिया, तो 2 Mbps को बढ़ के 42 Mbps कर दिया और मोबाइल इंटरनेट बूम हो गया। आपको याद होगा कि हम लोग जो है जब 3G आया था तो मोबाइल इंटरनेट तभी जो है शुरू हुआ था। इसने क्या किया, जो ITU का जो विजन था 2000 का उसको एक्सीड कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं 3G+, HSPA+। उसके बाद में IMT एडवांस आया। IMT एडवांस जो है का जो क्या टारगेट क्या था, ITU ने एक नया विजन बनाया IMT एडवांस। उसका टारगेट था 1 Gbps स्टेशनरी में और 100 Mbps मोबाइल में। मतलब जब घूम रहे हैं उसको 100 Mbps स्पीड मिलना चाहिए, स्टेशनरी में 1 Gbps मिलेगा, और प्योर IP आर्किटेक्चर चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या था, ये सर्किट स्विच था और डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर सर्किट के अंदर में स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्स करके सारे यूजर को उसको शेयर करते थे, एक बड़ा पाइप क्रिएट कर लेते थे। मतलब इस तरह से मैं आपको समझा देता हूं, जनरली सारे वॉइस पाइप होते थे नैरो, मतलब ऐसे करके एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में, और एक पाइप का जो साइज को बड़ा कर देते थे, इसको मोटा कर देते थे वो लोग। मोटा करके मतलब ये मान लीजिए कि इसको आपने एक बड़ा सा पाइप बना दिया और इसको डेटा पाइप बना दिया, इसको आपने सब लोगों को शेयर कर दिया स्टैटिस्टिकली, है ना। वॉइस का अलग अलग पाइप है और डेटा का जैसे पाइप के छोटे छोटे पाइप्स होंगे, और डेटा के लिए आपने बड़ा सा एक पाइप बना दिया। तो ये तरीका था 3G में। पर IMT ने बोला कि नहीं, IMT एडवांस में ये नहीं बोला, उसने कहा कि सारे के सारे सर्विसेज एक जैसे होंगे, वो एक ही तरीके से ट्रैवल करेंगे, वो IP नेचर होगा। तो उसने IMT ने IP का जो कॉन्सेप्ट बनाया, जिससे क्या हुआ कि वो जो वॉइस अलग डेटा अलग ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ जो है सेम हो गया, वो नेटवर्क से कैरी होने लग गया। तो पहला जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्री ने क्या किया, उसको बोला 4G, उसका मार्केटिंग टर्म था। उन्होंने पूरी तरह से जो ITU का जो विजन था उसको मीट नहीं किया। उसने एक फ्लैट IP स्ट्रक्चर बना लिया, OFDM में बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के लिए। माइमो इंप्लीमेंट कर दिया 2x2, और जो स्पीड था वो लेस देन 100 Mbps था। पूरी तरह से ITU का जो रिक्वायरमेंट था उनको मीट नहीं किया, उसको उन्होंने 4G नाम दे दिया, मार्केटिंग स्टंट। इट इज जस्ट ए मार्केटिंग स्टंट। उसके बाद 2013 में
ट्रू 4G आया जिसको बोलते हैं LTE एडवांस। इसमें क्या किया उन्होंने कि कैरियर एग्रीगेशन डाल दिया, माइमो डाल दिया 4x4 और हाई स्पीड पीक स्पीड 1 Gbps डाल दिया। अब उन्होंने जो है पूरी तरह से ITU का जो है जो विजन था उसको मीट किया। फिर 2016 में आया जो है LTE प्रो, इसको उन्होंने मार्केट किया 4.5G से। इसमें उन्होंने कुछ नए एडवांस डाल दिया, मैसिव माइमो डाल दिया, प्री 5G स्पीड डाल दिया। इसने क्या किया, इसको 4G प्लस बोल दिया उन्होंने। फिर आपका जो है ITU ने एक नया स्टैंडर्ड, नया विजन लगाया 5G का, जिसको बोलते हैं 5G ट्रायंगल। अब 5G ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एनहांस ब्रॉडबैंड स्पीड ग्रेटर देन 10 Gbps, अल्ट्रा क्रिटिकल कंट्रोल मतलब लो लेटेंसी, बहुत कम, इमीडिएट रिस्पॉन्स जाना चाहिए। जैसे आपने किसी चीज वेबसाइट में कुछ रिक्वेस्ट किया तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और मैसिव IoT मतलब IoT जो है वो बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको जो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी करना था, सिर्फ जो ह्यूमन कम्युनिकेशन से काम नहीं बनता, उसके लिए आपको फ्रेमवर्क तैयार करना था। तो ये था आपका IMT 2000। तो उसके लिए अर्ली 5G उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बोला कि अच्छा न्यू रेडियो, उन्होंने फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, अपना जो फ्रेमिंग कॉन्फ़िगरेशन उसको चेंज कर दिया। उसने कहा चलिए हम 4G कोर को यूज करेंगे, पर वायरलेस के अंदर में हम सिर्फ 5G के एडवांसमेंट यूज करेंगे, पर कोर हमारा 4G होगा, मतलब जिससे हमारा जो वायरलेस सिग्नल को प्रोसेस करने का वो। तो इससे जो क्या हुआ, इसको बोला आपने NSA, 5G NSA। इसमें आपको पूरे 5G का जो लो लेटेंसी वगैरह कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा आपको स्पीड बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। इसलिए पूरी तरह से इसको हमने अर्ली 5G NSA बोल दिया। अब ट्रू 5G क्या है, अब ट्रू 5G में क्या होता है कि आपका क्लाउड नेटिव कोर हो गया, नेटवर्क स्लाइसिंग हो गया, अल्ट्रा लो लेटेंसी, ये जो है आपका जो विजन था IMT 2000 का, इसको पूरी तरह से मीट किया। उसके बाद में फिर जो आया आपका 5G एडवांस, जिसको बोलते हैं 5.5G। इसके अंदर में XR सपोर्ट हो गया, रेड कैप IoT, ऑल ऑप्टिमाइजेशन, ये स्टेटस है। इसको बोलेंगे आपका कि 6G का जो है एडवांस और प्रिलिमिनरी वर्जन। अब इसको जो है फर्दर इन IMT का जो ITU का जो नया विजन है वो IMT 2030 जिसके लिए अब काम हो रहा है, इसको बोलते हैं विजन 6G। वो इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन, AI नेटिव एंड एयर इंटरफेस एंड होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, ये सब जो है तैयार हो रहा है। तो ये नया विजन बन रहा है ITU का, उसको मीट करने के लिए फिर इंडस्ट्री वही स्टेप फॉलो करेगी जो उन्होंने पहले किया। तो समरी एंड की टेकअवेज क्या है कि भाई वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए बिना ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के, बिना ये ITU 3GPP इंडस्ट्री के बिना समन्वय के काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिवाइस के कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे और इतने सारे रिसोर्स, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है स्टैंड अलोन एक ज्योग्राफी में काम नहीं करती, इसको पूरी तरह से ग्लोबल में एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट की तरह काम करवाना पड़ता है। इसलिए आपको जो है इन सारे कोऑर्डिनेशन का जो वो है प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। उसके ये फिर टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिजिक्स के चैलेंजेस हैं, इनोवेशन की करना पड़ता है उसके लिए, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें प्राइस बहुत बढ़ जाता है। जब तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएगा तब तक जो है वो डिवाइस चीप नहीं होगा। इसलिए जो है आपको सारे के सारा जो यू कैन नॉट से कि मैं अपना इंडिया का एक स्टैंडर्ड बना दूंगा, ऐसे काम नहीं चलता है ना। जब तक आप ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट नहीं करेंगे तो इनोवेशन का खर्चा जो है एमोटाइज नहीं होगा सारे डिवाइसेस के अंदर में। फिर इवोल्यूशन टू 5G जो है ना, नए फीचर्स आएंगे, नए चीजें चाहिए, नए मोनेटाइजेशन कैपेबिलिटी करना पड़ेगा, तो उसके लिए नए इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इवॉल्व करते रहना पड़ेगा स्टैंडर्ड को। और मार्केटिंग, क्योंकि इमीडिएटली तो कोई आप ITU के विजन को मैच नहीं कर सकते, आप इंक्रीमेंटल करते हैं। इंक्रीमेंटल करने से क्या करते हैं, इंडस्ट्री अपने टर्मिनोलॉजी यूज करती है जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस, क्योंकि वो पूरी तरह से ITU का विजन कभी भी मैच नहीं कर सकती। जब तक वो पूरा एवोल्यूशन कंप्लीट ना हो जाए तभी आप ITU का विजन को मीट कर सकते हो। तो इन्होंने इंक्रीमेंटल जो इनोवेशन करते हैं उसमें वो बोल देंगे भैया 5G एडवांस, फिर 5G एडवांस प्लस, फिर बाद में जाके 6G आएगा। 6G डायरेक्टली नहीं आएगा जब तक डिफाइन ही नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया 6G तो अभी डिफाइन होगा, अभी डिफाइन नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि 6G आ गया, 6G आ गया, भाई अभी तो 6G डिफाइन ही नहीं हुआ, तो आएगा कहां से, आप मुझे बताइए। जब तक आए, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और
डिवाइस पैराडॉक्स मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा डिवाइस के अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे उतना आरएफ कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो है आपने देखा होगा चिप में इनोवेशन होता रहता है। चिप के जो है आपके जो थिननेस होती है वेफर की वो कम होती जा रही है। पहले वो जो है 6 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, अब 2 नैनोमीटर की बात करते हैं, क्योंकि आपको एक छोटे से डिवाइस के अंदर में इतनी सारी कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये है दोस्तों, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का जार्गन। होप आपको समझ में आया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा, और ये लिंक मैं डाल दूंगा आपको, ये आप खुद भी जो एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सीमलेसली एक्सेस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।